अभी लास्ट वीक आपने सुना होगा सैयद अली शाह गिलानी की मौत हो गई। अब इनकी मौत के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी उभर कर आई। कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और वहाँ से जो खबर आ रही है कि भाई इनकी जो डेड बॉडी थी उसको पाकिस्तान के झंडे में भी लपेटा गया और उसके सिलसिले में FIR वगैरह भी हुई है। तो ये सारी न्यूज़ आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। मगर ये गिलानी कौन थे और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया कश्मीर के अंदर, इस पर बात करनी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारत में जितने भी बहुत सारे लीडर हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत के किसी लीडर को मिले और उस लीडर ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत के अंदर पुश किया हो और उसे एक सीनियर लीडर के तौर पर भारत में देखा जाता रहा हो। गिलानी ऐसे ही एक लीडर थे। अगर आप इनके बचपन की बात करें तो ये सोपोर में पैदा हुए थे और इन्होंने टीचर का प्रोफेशन चुना। आपने पहले भी सुना होगा कि एक मास्टर जी का लड़का ऐसे करके टेररिस्ट को आजकल कश्मीर में बुलाया जाता रहा है पिछले कुछ समय में, वैसे एक मास्टर जी गिलानी भी थे। उसके बाद गिलानी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद ये हुर्रियत के मेंबर बने। हुर्रियत के 2 टुकड़े हुए जब, तो एक टुकड़ा था जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था और एक टुकड़ा था जो भारत की सरकार से बात करना चाहता था। गिलानी एक्सट्रीमिस्ट टुकड़े के पार्ट थे और गिलानी ने घाटी के अंदर बहुत प्रोटेस्ट पैदा करे, मगर अपने बच्चों के लिए उन्होंने एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश करी। ऐसे MLA गिलानी ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करा। 1981 में इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था जब इन्हें एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल होने के लिए इन पर आरोप लगाया गया था। और गिलानी ने दरअसल बहुत पहले से इलेक्शन जीतने शुरू कर दिए थे। 71 में और 77 में इन्होंने 2 इलेक्शन जीते। थर्ड जो इलेक्शन इन्होंने जीता वो 1987 में जीता, सोपोर से जीता जहां पर वो पैदा हुए। और उसके 2 साल के बाद में जब एक आर्म्ड मिलिटेंट का ग्रुप है उसने पूरी की पूरी घाटी को अपने जकड़ में कर लिया। आप देखते होंगे 91 में आपने देखा होगा कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से जाना पड़ा, भीषण हिंसा हुई। उस समय गिलानी यहाँ पर MLA थे और इनकी देखरेख में इनकी सामने ये सारी चीज़ें होती रहीं। आरोप लगते हैं कि इन्होंने इन सारी चीज़ों को सपोर्ट भी करा। कहते हैं कि गिलानी सिविल सोसाइटी के एक ऐसे मेंबर थे जो लगातार भारत की सरकार पर उंगलियां उठाते थे, मगर इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप को एक सॉफ्ट कवर प्रोवाइड करते थे। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है या फिर हो सकता है ना भी हो, 9/11 का जो आरोपी ओसामा बिन लादेन, जब उसे एबटाबाद पाकिस्तान में मारा गया तो गिलानी ने इस बात के लिए अमेरिका को कंडेम करा। 26/11 के आरोपी हाफिज सईद के ऊपर भी गिलानी के बड़े फूल बरसाते हुए बयान हैं और उनको प्रेज करते हुए इनके बयान दिखाई देते हैं। MLA के अलावा गिलानी को हड़ताल मैन कहा जाता था। हड़ताल मैन इसलिए कहा जाता था कि पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर गिलानी को जब बात करनी होती थी तो वो कहते थे कश्मीर आज बंद रहेगा, आज कश्मीर में हड़ताल रहेगी। और इनका कश्मीर में इन्फ्लुएंस इतना था कि इनके पीछे तुरंत लोग तैयार हो जाते थे, मिलिटेंट ग्रुप्स का इनको सपोर्ट था और हड़ताल तुरंत ये एग्जीक्यूट भी हो जाती थी। मगर जब एक बार भारत की सरकार ने वहाँ पर आर्म फोर्सेज भेजने की तैयारियां शुरू कर दी, LOC के किनारे किनारे जो बॉर्डर के पोरस एरियाज थे उनको प्लग करके वहां पर इन्होंने सिक्योरिटी मजबूत करनी शुरू कर दी, तो गिलानी का जो दबदबा था और जो प्रभाव था कश्मीर में वो कम होने लगा। 2010 में इनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे। 2014 में जब सरकार बदली तो 2015 से ये घर में ही नजरबंद करके रखे गए हैं। गिलानी पाकिस्तान को कितना ज्यादा पसंद करते हैं ये इनकी 2 दर्जन से ज्यादा किताबों में आपको दिखाई देता है। 2010 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कश्मीर नवा ए हुर्रियत, यानी कि कश्मीर वॉइस ऑफ फ्रीडम, और इसमें भी इन्होंने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। अच्छा, इसमें 2010 में ये किताब जब निकल कर आई थी उस साल में कश्मीर के अंदर भीषण पत्थरबाजी देखी गई है। अगर आपको याद हो तो कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं हैं उनको एक से नॉर्मलाइज कर दिया गया था कि अरे भाई कश्मीर में तो ये सब होता ही है, और ये सब करवाने वाले लीडर्स में गिलानी का नाम सबसे ऊपर आता था। अभी तो पाकिस्तान का इन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ था और वहाँ का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ था। इवन इनकी मौत के बाद भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके इसके बारे में शोक व्यक्त करा और कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एक शोक का दिन है। अपनी किताब में गिलानी ने पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ें करी हैं कि उन्होंने सारी हदें पार करते हुए ये तक जस्टिफाई कर दिया कि जो पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल या आप जिसे टेररिस्ट भी कह सकते हैं वो भारत में भेजे गए और यहाँ पर लूटपाट, हत्या और बलात्कार भी उस आर्मी ने करे, उनका भी कोई जिक्र इन्होंने अपनी किताब में नहीं करा। इवन पाकिस्तान के उस समय के एक्शन को ये जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं। पब्लिकली रैली को एड्रेस करते हुए ओपनली इन्होंने बात कही दैट वी आर पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान इज अस
बिकॉज वी आर टाइड टू द कंट्री थ्रू अवर रिलीजन। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गिलानी अपनी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते थे। मगर पाकिस्तान की तरफ से गिलानी को जो संरक्षण मिलता था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि कश्मीर में गिलानी का जो इम्पोर्टेंस था, जो उनका प्रभुत्व था, वो घटने लगा था। 2010 में इनके ऊपर सेडिशन लगा और 2015 में तो इनको नज़रबंद भी कर दिया गया। 2015 में जब इन्होंने एक फ्रेश पासपोर्ट की मांग करी, वो कहानी मैं आपको अब बताता हूँ। उस पासपोर्ट की मांग में इन्होंने जब फॉर्म भरा तो नेशनैलिटी का कॉलम इन्होंने खाली छोड़ दिया। वो खाली छोड़ने की वजह से इनके पासपोर्ट की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई थी। बाद में कुछ समय के बाद इन्होंने दोबारा वो फॉर्म भरा और उस कॉलम में इन्हें मजबूरन इंडियन लिखना पड़ा। ये पासपोर्ट वो इसलिए अप्लाई कर रहे थे ताकि वो अपनी बेटी से मिलने सऊदी अरेबिया जा सकें। 2016 में जब टेररिस्ट बुरहान वानी को भारत की फौज ने मौत के घाट उतारा, तब कश्मीर वैली में 2 महीने का प्रोटेस्ट चला। इस प्रोटेस्ट को देखकर भारत सरकार थोड़ी परेशान थी, मगर अब यहाँ पर गिलानी बहुत फ्रंट में नहीं लीड कर रहे थे और ना ही उनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था। ये बातें और साफ होती तब चली गई जब इसके सब्सीक्वेंट ईयर्स में वहाँ पर चुनाव करवाए गए। उसके लिए भी गिलानी ने लोगों को पार्टिसिपेट करने से मना करा, मगर लोगों ने इस बात को नहीं माना और घाटी के अंदर से आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो वोटर्स का होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और 2019 में हम सबको पता है 370 जब यहाँ से हटाई गई, उसके बाद वहाँ पर फौज भेजी गई और गिलानी जो पहले हड़ताल मैन के रूप में जाने जाते थे, उनका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान इस बात से खासा नाराज़ हुआ। उसे लगता था कि जिस बंदे को हम अभी तक अपना फोर फ्रंट पे लीडर समझ रहे थे, जो यहाँ पर हड़ताल करवा सकता था, वो अब घाटी में निष्क्रिय हो चुका है, निष्प्रभावित हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली सारी सहायता गिलानी के लिए लगभग ठप पड़ गई और पॉलिटिकल रूप से जो रेलेवेंस होता है किसी भी लीडर का, वो यहाँ पर गिलानी के लिए एकदम खत्म हो गया। और इसी घटते रेलेवेंस की वजह से आया इनका रेजिग्नेशन साल 2020 में। आज से लगभग 1 साल पहले गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो पूरे लाइफ टाइम की चेयरमैनशिप उन्होंने ले रखी थी, उस पद से रिजाइन करा और दूसरे जो वहाँ पर बाकी लीडर थे, जो लंबे समय से गिलानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फिर उसकी सदस्यता हासिल करी, उस जगह को रिप्लेस करा। और अभी तो वहाँ पर और भी चीज़ें चल रही हैं, सारे के सारे लीडर्स मिलकर अपना एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सारी चीज़ें अभी तक प्रभावी रूप से सामने नहीं आ सकी हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि पहले 370 जब कश्मीर में लगी थी, तब इन सारी चीज़ों को हम बहुत नॉर्मलाइज्ड वे में देखने लगे थे। हमें ज़्यादा वैसे लगता था कि कश्मीर में पत्थरबाजी, अच्छा ये तो घटना रोज की हो गई है। इतना ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ें आती रहती थी। पता ये कितनी हैरानी वाली बात है कि भारत के एक प्रदेश का इतना बड़ा लीडर, उसे पाकिस्तान से निशाने पाकिस्तान अवार्ड मिलता है और वो ओपनली भारत के उस हिस्से को पाकिस्तान में मिलाने की बात करता है और उसे हम सीनियर लीडर के तौर पर देखते रहे इतने लंबे समय तक। और अब जाकर पता चलता है कि 370 को निष्क्रिय करना भारत के लिए कितना अहम स्टेप था। तो ये था सैयद अली शाह गिलानी के बारे में एक छोटा सा वीडियो। चूँकि उनकी अभी मौत हुई है और उनकी जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स थी, उस तरह की जो बातचीत थी कश्मीर में, उसका एक एंड होता हुआ हमें 2019 में दिखाया और अब उनकी मौत के साथ उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो रही है, एक चैप्टर बंद हो रहा है। तो मुझे लगा इस तरह की चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले जो समय है, आगे आने वाले जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को जब पीछे मुड़ कर देखें तो उन्हें रियल कॉन्टेक्चुअल वे में पता हो कि चीज़ें कैसी थीं, कैसे बदली और क्या क्या बदलाव आते चले गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस मैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं। हमारा पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया, सारा कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे चेकआउट करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।